दोस्तों, देश में इस समय तेजी से घुसपैठियों को भगाओ अभियान चल रहा है, लेकिन गुजरात में देश के होम मिनिस्टर ने एक बात कह दी है कि देश से 10,000 घुसपैठिए रोज भाग रहे हैं। इस आंकड़े के बाद से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि ये नंबर आया कहां से और कैसे इतने बड़े पैमाने पर हम घुसपैठियों को भगाएंगे। आइए इसी पर बात करते हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। दोस्तों, गुजरात में एक इवेंट के दौरान अमित शाह ने बयान दिया कि बंगाल में नई भाजपा सरकार के आते ही घुसपैठ की कंडीशन पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कहा कि पहले जहां रोज 5 से 10,000 घुसपैठिए भारत में आया करते थे, वहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती के कारण रोजाना 5 से 10,000 अवैध घुसपैठियों ने खुद ब खुद वापस जाने का फैसला किया। वो जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि 5,000 से 10,000 का ये आंकड़ा आया कहां से। इसके पीछे 3 लॉजिक दिए जा रहे हैं। पहला तो डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट की पॉलिसी, जहां पर इन सभी लोगों का एक डेटाबेस बनाकर उनको मार्क किया जा रहा है। पहला नंबर वहीं से निकल रहा है। SIR के डेटा के साथ उसकी वेरिफिकेशन करके ये डेटा बताया जा रहा है। दूसरा बड़ा रीजन है बंगाल सरकार के बनाए होल्डिंग सेंटर्स, जहां पर 23 जिलों में बने होल्डिंग सेंटर्स से रोज जो डेटा निकल कर आ रहा है उसका वेरिफिकेशन करके ये डेटा बताया जा रहा है। वहीं तीसरा बड़ा रीजन है इन घुसपैठियों का वॉलंटरली यहां से जाना, जहां ये घुसपैठिए खुद पुलिस को बताकर यहां से जा रहे हैं। वहां ये पुलिस के डेटा के साथ वेरीफाई कर रहे हैं कि जितने भी लोग यहां से जा रहे हैं आखिर उनके नंबर्स हैं कितने। जब इन तीनों का डेटा कंबाइन किया गया तब जाकर 5 से 10,000 केस का हिसाब निकला। दोस्तों, बंगाल में घुसपैठियों को बसाने के लिए वैसे तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाने की बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो रही हैं, लेकिन इन घुसपैठियों को सिस्टमैटिक तरीके से बसाने के और भी कई सारे तरीके थे जिनके ऊपर बात ही नहीं हुई है। इसमें सबसे पहले था वो माइक्रो इकोसिस्टम बनाना, जहां बंगाल में इन घुसपैठियों के लिए जमीन तैयार की जाती थी। इसमें सबसे पहले इलाकों की डेमोग्राफी पर काम होता था। वोट बैंक को स्ट्रांग करने के लिए बॉर्डर जैसे जिलों में, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ और नॉर्थ 24 परगना में स्ट्रैटेजी बनाकर आबादी का बैलेंस बदला जाता था। इसी घमंड में वो सदन के अंदर अमित शाह को चैलेंज भी करते थे। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। पर माहौल बदल चुका है। पर इसके पहले स्ट्रैटेजी क्या होती थी, डेमोग्राफी कैसे बदले, इसके लिए वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता था। कई मामलों में बॉर्डर इलाकों में मौजूद वक्फ बोर्ड की जमीनों या लावारिस प्रॉपर्टीज पर नए आने वाले लोगों को बसाया जाता था। नए घुसपैठियों को सीधे कोलकाता या बड़े शहरों में लाने के बजाय पहले उन्हें ऐसे गाँव में रखा जाता था जहाँ की बोली और रहन सहन बॉर्डर पार से काफी मिलती जुलती है, ताकि वो आसानी से लोकल आबादी में घुल मिल जाए और अलग से पहचाने न जा सके। इसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स का काम होता था, जिसके बारे में ऑलरेडी काफी बात हो चुकी है। इसके बाद पहले से बसे हुए लोग नए आने वालों को अपने दूर के रिश्तेदार या गांव के भाई के रूप में पेश करते थे। लोकल पंचायत रिप्रेजेंटेटिव या रूलिंग पार्टी के वर्कर्स इस दावे को बिना किसी जांच के मान लेते थे, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होता था। इसके लिए पूजा कमेटियों, लोकल क्लबों और त्योहारों के ऑर्गेनाइजर्स में इन लोगों को एक्टिव रूप से शामिल किया जाता था। जब कोई आदमी सोसाइटी के धार्मिक या कल्चरल फेस्टिवल्स का हिस्सा बन जाता है तो उसकी सिटीजनशिप पर सवाल उठाना लोकल लेवल पर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद उसको इकोनॉमिकल हेल्प भी दी जाती थी। इन लोगों को कंस्ट्रक्शन, ईंट भट्टों, जूट मिलों और डोमेस्टिक कामों में बेहद सस्ते मजदूरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी से जुड़े लोकल ठेकेदार इन्हें काम देते हैं, बदले में उनके पॉलिटिकल वफादार बन जाते हैं। चुनाव के टाइम रैली में भीड़ जुटाने से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक में इनका इस्तेमाल होता है। इसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में नाम आने से पहले इन लोगों का नाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लोकल बाजारों के ट्रेड यूनियंस या अनऑफिशियल लेबर यूनियंस के रजिस्टरों में भी दर्ज करा दिया जाता है। एक बार जब किसी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट रजिस्टर में कोई नाम 2-3 साल तक दिख जाता है तो वो कानूनी डॉक्यूमेंट्स बनवाने का सबसे मजबूत बेस बन जाता है। इसके बाद रूलिंग पार्टी का बॉर्डर से सटे पुलिस स्टेशन और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पर पॉलिटिकल दबाव होता था कि वो नए चेहरों या बस्तियों की जांच न करें। अगर कोई शिकायत आती भी थी तो उसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर या गरीबी का सताया बताकर दबा दिया जाता था। इन सब के बाद अगर कोई लीगल पेज फिर भी फंस जाता था तो उनको लीगल सपोर्ट भी दिया जाता था। जिला अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक ऐसे मामलों के लिए वकीलों की एक पूरी फौज तैयार होती थी, जो बहुत कम फीस या मुफ्त में इनके लिए जमानत और नागरिकता के दावों की पैरवी करती थी। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई को तुरंत बंगाली अस्मिता, अल्पसंख्यक उत्पीड़न या मानवाधिकार उल्लंघन के नैरेटिव में बदल दिया जाता, जिससे कानून लागू करने वाली एजेंसियां डिफेंसिव हो जाती थी। अब इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई चीज़ है जिसकी कमी है। क्या है? और उसके 2 बड़े रीज़न हैं। पहला ये कि बांग्लादेश के घुसपैठिए भाग के जा रहे हैं तो क्या गारंटी कि वापस नहीं आएंगे। इसके लिए सरकार को चाहिए कि इनका फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक होना चाहिए, ताकि आगे कभी जब वापस आएँ तो तुरंत पहचान कर इन्हें वापस भेजा जाए। अगर ऐसा चलता रहा तो इन घुसपैठियों को भागने के अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। साथ ही एक और बात जो जनता द्वारा कही जा रही है कि आखिर जिस डेटाबेस के बेसिस पर इतने लोगों को भगाया गया है वो क्या आगे भारत के रिकॉर्ड में रहेंगी।
क्योंकि भारत के वोटर लिस्ट में किस कदर से ये लोग घुस चुके हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सिर्फ कुछ जिलों में ही ये डेटा 90 लाख के पार है जो घुसपैठी हैं। और जब सब जिलों के हिसाब निकलेंगे, सब एरियाज के हिसाब निकलेंगे तो कम से कम ये आंकड़ा करोड़ों में निकलेगा। ये कई सारे देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी के भाग को देश से बाहर निकालना अपने आप में एक रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा करता है। देश में कई लोगों का कहना है कि सरकार डराने के साथ ही एक एग्जाम्पल भी सेट करे तो बढ़िया है। अगर इतिहास में मॉडर्न लीगल सिस्टम के तहत सबसे बड़े पैमाने पर मास डिपोर्टेशन या घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात करें तो सबसे बड़ा नाम यूएसए का आता है, अमेरिका का। अमेरिका ने अपने इतिहास में कई बार लाखों की तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव चालाकी, खुफिया नेटवर्क और सिस्टमैटिक डिपोर्टेशन को समझने के लिए सबसे सटीक और बड़ी केस स्टडी ऑपरेशन वेटबैक 1954 और उसके बाद के अमेरिकी मॉडल हैं। 1950 के दशक में अमेरिका में लाखों की संख्या में बिना डॉक्यूमेंट के मैक्सिकन घुसपैठिए दाखिल हो चुके थे। उस समय के राष्ट्रपति ने सेना के जनरल को इसकी जिम्मेदारी दी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महज कुछ महीनों के अंदर 11 से 13 लाख लोगों को देश से बाहर निकाला गया था। प्रशासन ने केवल बॉर्डर पर पुलिस तैनात नहीं की बल्कि सोसाइटी के अंदर एक ऐसा इनविजिबल प्रेशर बनाया जिससे सिस्टम खुद ब खुद काम करने लगा। अमेरिका ने सीधे हर घर पर छापा मारने की बजाय मीडिया और लोकल कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल किया। अखबारों में ऐसी खबरें और तस्वीरें प्लांट की गई कि सेना का एक बड़ा दस्ता हर शहर को घेरने आ रहा है। नतीजा ये हुआ कि डिपोर्ट किए गए कुछ लोगों में से लगभग 8-9 लाख लोग सेल्फ डिपोर्टेशन के जाल में आ गए। वे पकड़े जाने और जेल जाने के डर से खुद ही अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर भागने लगे। घुसपैठियों ने जिन खेतों, कारखानों या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम किया था, सरकार ने उन मालिकों पर भी सीधा दबाव बनाया। अधिकारियों ने साफ बोला कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई अवैध कामगार मिला तो मालिक को देशद्रोही या कानून तोड़ने वाले के रूप में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि जिन मालिकों ने उन्हें छिपा कर रखा था उन्होंने खुद पुलिस बुलाकर उन्हें सौंपना शुरू कर दिया। इससे पहले तो अमेरिका घुसपैठियों को पकड़कर सिर्फ बॉर्डर के उस पार छोड़ता था जिससे वो अगले ही दिन वापस आ जाते थे। इस ऑपरेशन में स्ट्रैटेजी बदली गई। पकड़े गए लोगों को बसों, ट्रेनों और जहाजों में भरकर मैक्सिको के बिल्कुल इंटरनल और दूर के इलाकों, जो लगभग 1500 किलोमीटर दूर थे, उन इलाकों में ले जाकर छोड़ा गया। इतनी दूर से बिना पैसों के दोबारा सीमा तक पैदल लौट पाना प्रैक्टिकली असंभव हो गया। सेम टॉपिक पर अगर यूरोप की भी बात करें तो यूरोप इसमें पीछे नहीं है। अमेरिका की तरह यूरोप में घुसपैठियों को इर्रेगुलर माइग्रेंट्स या अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स वहां की मीडिया बुलाती है। यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर एजेंसी के हालिया आंकड़ों के हिसाब से सख्त नीतियों के कारण 2025-26 में घुसपैठ में करीब 26% की कमी आई है, लेकिन क्राइसिस अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। 2025 के अंदर उस पूरे साल में करीब 1,78,000 घुसपैठियों को यूरोप के बॉर्डर्स पर पकड़ा गया। साल 2026 में शुरुआती 4 महीने मतलब जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच करीब 28,500 लोग अवैध रास्तों से यूरोप में घुसे। इस क्राइसिस से निपटने के लिए यूरोप ने अपनी पुरानी नरम नीतियों को छोड़कर बेहद कड़े और एग्रेसिव पॉलिसीज को लाया है। इसे समझने के लिए उनकी एक केस स्टडी को समझते हैं। यूरोप में मेनली 3 रास्तों, सेंट्रल मेडिटेरेनियन, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और वेस्टर्न बाल्कन से लोग सीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों से अवैध रूप से घुसते हैं। इससे निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक नया कानून और प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर तैयार किया। यूरोप अब घुसपैठियों को अपने मेन लैंड पर रखने की बजाय तीसरे देशों में भेजने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया जैसे देश यूरोप से बाहर डिपोर्टेशन प्लेटफॉर्म्स या रिटर्न हब्स बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। फरवरी 2026 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति की असाइलम की अर्जी खारिज होती है तो उसे किसी भी ऐसे सुरक्षित तीसरे देश में डिपोर्ट किया जा सकता है जिससे ईयू का समझौता है, भले ही उस घुसपैठिए का उस देश से कोई पुराना संबंध न हो। वहीं जून 2026 से लागू होने वाला ईयू पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड असाइलम यूरोप के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन सुधार है जो इसी साल जून 2026 से पूरी तरह लागू होने जा रहा है। इसमें होगा क्या कि बॉर्डर पर ही घुसपैठियों का बायोमेट्रिक डेटा, हेल्थ चेकअप और सुरक्षा जांच तेजी से की जाएगी। भारत, बांग्लादेश, मोरक्को, मिस्र और ट्यूनीशिया जैसे देशों को सेफ कंट्रीज ऑफ ओरिजिन घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इन देशों से आने वाले लोगों को शरण मिलने की संभावना लगभग 0 होगी और फास्ट ट्रैक प्रोसेस के जरिए उन्हें तुरंत वापस भेजा जाएगा। मार्च 2026 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिटर्न रेगुलेशन को मंजूरी दी है जिसे ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स यूरोप का आइस इन्फिकेशन कहते हैं, जो अमेरिका की सख्त इमिग्रेशन एजेंसी आईसीई के तर्ज पर बनाया गया है। इसके तहत घुसपैठियों को हिरासत में रखने का टाइम बढ़ा दिया गया है। अगर कोई घुसपैठिया अपने डिपोर्टेशन की प्रोसेस में कॉपरेट नहीं करता तो उस पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रोसेस है। यानी दोस्तों ये जो सारे नंबर्स हैं ये डराने वाले हैं, पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जितने लोगों को अमेरिका और यूरोप ने मिलकर भगाया है उतने तो हमारे यहाँ एक शहर के अंदर भी हो सकते हैं। ऐसे में भारत एक ऐसी केस स्टडी बनने वाला है जिसको दुनिया में पढ़ाया जाएगा कि कैसे भारत ने इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को अपने देश से खदेड़ा है, भगाया है और निकाल बाहर फेंका है। आपको क्या लगता है इस चैलेंज को साफ करने में कितना टाइम लगेगा और कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको लगता है, शक है कि बहुत ज्यादा घुसपैठी हैं? उन इलाकों का नाम, उन एरियाज का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और क्या आपको भी शक है कि आपके अगल बगल कोई ऐसा रहता है या कोई परिवार या कोई इलाका ऐसा है? तो प्लीज अथॉरिटीज से संपर्क करिए, पुलिस को इसके बारे में बताइए। कॉमेंट सेक्शन में भी अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट
पॉडकास्ट देखना मत भूलिएगा। बड़े वकील विष्णु शंकर जैन, जो कि एक टेम्पल एक्टिविस्ट भी हैं, उनके साथ ऐसी बातचीत हुई है कि बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट के ट्रेलर के साथ आपको छोड़े जाता हूं। ताजमहल का केस भी बीच बीच में सामने आता है। कहते हैं ताजमहल के नीचे एक शिव मंदिर है। ताजमहल में नीचे आज भी ऐसे 27-28 कमरे हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं। उनको खोला जाएगा आज भी, तो आपको उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें बलि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ओके। तो अगर बलि असंवैधानिक हो सकती है तो कुर्बानी क्यों नहीं असंवैधानिक हो सकती? ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसको बार बार फवारा बोलना ये सही है? तो अगर वो फाउंटेन है तो जांच तो कराइए। कहिए कि विष्णु शंकर जैन ने जो सिद्ध क्लेम कर रहे हैं कि ये शिवलिंग है, गलत है, ये तो फाउंटेन है। पर उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट आके उसको स्टे करवाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को, कि नहीं जांच नहीं होगी। जांच नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है कि शिवलिंग की ऐसा ही जांच की जाए, तो कोर्ट ने रोका क्यों? विष्णु जी, आपको हमने कोर्ट में भी देखा है और मीडिया में भी देखा है अपनी बात रखते हुए। ओवैसी साहब अक्सर मीडिया के सामने ज्यादा दिखाई देते हैं। कोर्ट में ये जितने भी मंदिर मस्जिद के केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें वो कभी दिखाई या सुनाई नहीं दी। क्या रीजन ये है कि उनके पास इन बातों का जवाब नहीं। मीडिया में क्यों आके बोलना है? क्योंकि मीडिया में और कोई किसी से डिबेट नहीं करनी है। वन साइड बोल के चले गए जी, किसी से डिबेट कहाँ की कि कोई उनको कंट्राडिक्ट कर सके। कश्मीरी हिंदूज की बात तो होती है, लेकिन कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड केस रीओपन होगा कभी? केस रीओपन हो, पर क्या हो, जो वहाँ पे हुआ उसको हमें जेनोसाइड घोषित करना। लीगल रूप में अभी भी जेनोसाइड घोषित नहीं हुआ है। सर, मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर भक्तों में बहुत गुस्सा है। कहते हैं ये बंद होना चाहिए। इनफैक्ट महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर एक केस भी किया गया। क्या केस है वो? नंदी भगवान के पास बैठ के दर्शन करने सेलिब्रिटीज को अधिकार है, तो एक आम आदमी को भी वो अधिकार होना चाहिए। उसके लिए आपको डीएम साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी, और डीएम साहब आपको अगर वीआईपी मानेंगे तो ही आप वीआईपी है, नहीं तो नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ये एकदम संवैधानिक गलत है। अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हैं, किसी को सुविधा दे रहे हैं, तो दूसरे पक्ष को इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करिए कि उसको ये लगे कि भाई ईश्वर हमारे लिए सरल नहीं। ये जो संभल वाला केस हुआ था, उसमें दुबई के एक गैंगस्टर ने आपको मारने की सुपारी दी थी, ये सच है? जब 24 तारीख को वहाँ पे सर्वे कर रहे थे तो भारी मात्रा में वहाँ पे वायलेंस किया गया, और अगर उस दिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो वहाँ से कोई सर्वे टीम का आदमी बच के नहीं आना, सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते।